सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियाँ हैं वो किस किस प्रकार की हैं और उसकी विशेषताएं क्या है। देखिए, जो मिट्टी या मृदा है वो कहते किसे हैं? भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल चट्टानों तथा वनस्पतियों व जीवों के अवशेषों के योग से बनती है, उसे मिट्टी कहलाती है। यानी जो मिट्टी है, मिट्टी या मृदा, वो हमारे भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी के ऊपर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों से या वनस्पतियों से या जीवों के अवशेषों के योग से बनती है और उसे ही बोलते हैं मिट्टी। मिट्टी का जो अध्ययन है, जो अध्ययन करते हैं, यानी मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडालॉजी कहा जाता है। अब हम बात करें रंग, उर्वरता और लवणीयता के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। जैसे नंबर 1 हम बात करें रेतीली मिट्टी या बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा, एक ही बात है, उसे बोलते हैं रेतीली मृदा, बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा। अब ये मृदा है, रेतीली मृदा, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी विशेषताएं क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा है वो राजस्थान के अधिकांश भूभाग में पाई जाती है, तो उत्तर आएगा रेतीली मृदा या बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा। इसका विस्तार कहाँ है? राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये देखिए यहाँ जैसलमेर, पास में बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और इसी के साथ में है चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये जो क्षेत्र है, ये जो मृदा है वो है रेतीली, बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा। इसके कण बड़े होते हैं, कम उपजाऊ होती है और सूखी मृदा है, यानी मिट्टी है वो सूखी है। रेतीली मृदा के क्षेत्रों में जो खेती होती है वो सर्वाधिक खड़ीन से होती है, खड़ीन से सर्वाधिक खेती होती है और खड़ीन आपको पता है जैसलमेर में पाई जाती है। यानी खड़ीन है जिसे बोलते हैं पलाया झीलें, जो जैसलमेर में है। पालीवाल जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा यहाँ खेती की जाती है। फसलें हैं यहाँ बाजरा, मूंग और मोठ। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें जो इस मिट्टी में पाई जाती हैं या इस मिट्टी के लिए जो फसल है वो उपयुक्त कौन सी है? वो है बाजरा, मूंग और मोठ। यानी हमने बात की कि मिट्टी है वो जो मृदा की ऊपरी परत होती है उसे मिट्टी बोलते हैं, और उस मिट्टी मृदा की ऊपरी परत या भूपृष्ठ की ऊपर वाली जो परत है वो मिट्टी बनती किससे है? मूल चट्टानों से और वनस्पतियों से और जीवों के अवशेषों से। और जो मिट्टी है रेतीली मृदा वो राजस्थान के किस भाग में है? मरुस्थलीय भाग में। और ये इसका क्षेत्र भी आप राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वो है, और ये कम उपजाऊ है और सूखी मृदा है। इसके बाद में इसमें जो खेती होती है इस मृदा में वो खड़ीन के द्वारा होती है, और खड़ीन है जो पानी इकट्ठा करने के लिए या पानी जहाँ इकट्ठा होता है वो खड़ीन है, और उसी से पानी यहाँ उपलब्ध होता है। और यहाँ ये जो खड़ीन है उससे सबसे ज़्यादा फसल होती है जैसलमेर जिले में। उसके बाद में बात करते हैं भूरी रेतीली मृदा। रेत के छोटे टीलों वाले भाग में, यानी यहाँ रेत के थोड़े छोटे टीले हैं। विस्तार अरावली का पश्चिमी भाग। अगर हम मानचित्र से बात करें, एक बार देखिए, भूरी रेतीली मृदा, रेत के छोटे टीलों वाले भाग में विस्तार है अरावली का पश्चिमी यानी बांगड़ क्षेत्र। बांगड़ क्षेत्र बोला जाता है चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर और बाड़मेर वाला। यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर ये जो क्षेत्र है ये बागड़ क्षेत्र है, और वागड़ होता है ये है वागड़, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। लेकिन यहाँ नहीं, ये जो मृदा है वो यहाँ है बागड़ प्रदेश यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला। और इसमें फसल है ज्वार, मोठ, बाजरा, मूंग, बरानी कृषि की जाती है।
यानी ये देखो रेत के अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, जो अरावली पर्वतमाला है इसका, देखो यहाँ तक पूरे ऐसे आएगी अरावली पर्वतमाला, इसका विस्तार इस साइड में ज़्यादा है, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। इसका ये पश्चिमी हिस्सा है, इस साइड वाला पश्चिमी हिस्सा, यहाँ जो मिट्टी है वो है रेत के छोटे टीलों वाले भाग में विस्तार का पश्चिमी भाग भांगड़ प्रदेश और खास तौर पे जो नाम लिखे चूरू झुंझुनू शिखर वाला जो हिस्सा है वहाँ पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं लाल मृदा, लाल दोमट मृदा, विस्तार है राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये जो राजस्थान है उसका ये जो दक्षिणी भाग है। अब दक्षिणी भाग में देखिए कौन कौन सा हिस्सा कौन सा है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। देखिए यहाँ पर उदयपुर है, नीचे डूंगरपुर है, नीचे नीचे बांसवाड़ा है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़। तो यहाँ जो मृदा है वो है लाल दोमट मृदा। मिट्टी के कण बारीक होते हैं और इसमें लोहे तत्व की अधिकता के कारण ये मिट्टी का रंग लाल होता है। यानी यहाँ की मृदा जो हम बोल रहे हैं लाल दोमट मृदा है, वो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में लाल मृदा है और इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये जो क्षेत्र है ये आता है। उसके बाद में लोहे तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग है वो लाल होता है। मिट्टी के कण बारीक होते हैं, यानी इसके कण है वो बारीक है। इस मिट्टी के कण जो यहाँ रेतीली थी वो मिट्टी के कण बड़े थे, ये बारीक है। जो लंबे समय तक आर्द्रता बनाए रखते हैं, मतलब मिट्टी के कण हैं ये नमी बनाए रखते हैं। लाल दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में कम वर्षा में भी अच्छी फसल हो जाती है। देखो अगर बरसात कम भी हो ना तो भी यहाँ फसल अच्छी हो सकती है। मुख्य फसलें यहाँ कौन कौन सी हैं, मक्का, चावल और गन्ना। उसके बाद में बात करते हैं काली दोमट मिट्टी, जिसे बोलते हैं रेगुर मृदा, काली मिट्टी जिसे रेगुर मृदा भी बोलते हैं। देखिए इसका विस्तार कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र। ये जो हाड़ौती क्षेत्र है इसमें काली मृदा, हाड़ौती क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में आपको ये 4 नाम तो याद होंगे। बेसाल्टिक लावा से बनती है ये मृदा। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वैसे गन्ना भी हो सकता है, लेकिन काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो आएगा कपास के लिए। देखिए यानी इसका क्षेत्र जो काली मिट्टी, जो रेगुर मिट्टी है उसका क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो है। और यहाँ की मिट्टी है वो काली मिट्टी है और काली मिट्टी बेसाल्टिक लावा से बनती है और इसका क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। और इसमें किस फसल के लिए ये मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है वो है कपास के लिए। उसके बाद में बात करते हैं मिश्रित लाल व काली मृदा। देखिए हमने यहाँ जो मिट्टी थी वो थी काली मृदा, यहाँ की जो मिट्टी थी वो थी लाल। अब इसके बीच वाला भाग आ गया। देखिए मिश्रित लाल व काली मिट्टी, इसका मतलब इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये होगा मालवा का पठार, काली मिट्टी व दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी का मिश्रण है और विस्तार है चित्तौड़गढ़, उदयपुर। देखिए यहीं आगे वाला हिस्सा जो है चित्तौड़गढ़ का हिस्सा और उदयपुर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो है लाल, मिश्रित लाल व काली मिट्टी। और फसल है कपास और मक्का के लिए। इसमें मक्का के लिए बताई थी, इसमें कपास के लिए बताई थी। अब ये दोनों के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ कौन सी फसल होगी, कपास और मक्का के लिए दोनों। उसके बाद में बात करते हैं पर्वतीय मृदा। अब नाम से पता चल रहा है जहाँ पर्वत होंगे। अरावली के पहाड़ों के नीचे की समतल भूमि, देखिए ये जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, अरावली के पहाड़ों के नीचे की समतल भूमि, यहाँ अरावली पर्वतमाला है। पर्वतमाला से पहाड़ टूटकर, या हम यूँ कहें कि पहाड़ के साथ में या बरसात के साथ में जैसे पहाड़ टूटते हैं, नीचे जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है
तो अरावली के पहाड़ों के नीचे की समतल भूमि होती है उपत्यका, वहाँ जो मिट्टी है उसमें जैसे ये क्षेत्र कौन कौन से देखिए, सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर। सिरोही, उसके बाद उदयपुर, फिर यहाँ पाली, उसके बाद में अजमेर और अलवर। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है मिट्टी की गहराई कम होती है और अनुपजाऊ होती है, यानी ये अधिक उपजाऊ नहीं होती। फसल मक्का की फसल, और ये आपको पता होगा, ये बहुत बार प्रश्न आया है। अरावली के ढालों पर मुख्यतः कौन सी फसल की जाती है, तो वह है मक्का की। तो अरावली है, अरावली की ढालों में जो फसल की जाती है वो कौन सी फसल है, वो है मक्का की फसल। उसके बाद में बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी नदियां हैं अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लाती है उसी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। उसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो बनती है। विस्तार देखो, राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र, राजस्थान है उसका ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और बनास का प्रवाह क्षेत्र, ये बनास नदी है इसका वो जो प्रवाह क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा आता है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, जो जलोढ़ मिट्टी का भाग माना जाता है। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। अब देखिए सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी हुई, जलोढ़ मृदा। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मिलती है। फसल इसमें गेहूं और चावल, देखिए गेहूं की फसल इसमें खूब होती है और साथ साथ में चावल की खेती भी खूब होती है। अब ये मिट्टी दो प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, कौन कौन सी, एक तो है बागड़, एक है खादर। एक तो है बागड़, एक है खादर। अब देखिए पुरानी जो मिट्टी है, एक बार नदी में जो मिट्टी आई है, एक पहली बार आई है, पहली बार नई है तब तो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन अब मान लो एक बार आई उसके बाद में वो पुरानी होगी कई सालों से, तो वो बागड़ मिट्टी मानी जाएगी। उसके बाद में जो नई मिट्टी उसके साथ में बहाव के साथ में आएगी तो उसे खादर बोली जाएगी। अब इसको याद करने के लिए देखो, बागड़ यानी बासी मिट्टी मान लेते हैं, बासी मतलब हम बोलते हैं उसे जो पुरानी हो चुकी हो, तो जो पुरानी मिट्टी है वो बासी से बागड़ याद रखना, बागड़ मिट्टी यानी बासी पुरानी मिट्टी, और नई हो गई खादर मिट्टी। उसके बाद में बात करते हैं लवणीय मिट्टी। अब लवणीय मिट्टी किसे कहते हैं, अब नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें लवण हो, यानी कि जो खारी मिट्टी है। विस्तार देखिए यह कहाँ है, बाड़मेर, जालोर, श्री गंगानगर, बीकानेर, कोटा। देखिए इधर बाड़मेर में आपने देखा होगा लूनी नदी का उद्गम स्थल, फिर आगे वो कहाँ तक जाके बाद में खारी हो जाती है, तो खारी वाला जो क्षेत्र है वो है बाड़मेर, जालोर और गंगानगर। इसमें भी क्या है कि यहाँ सेम की समस्या है, इस वजह से यहाँ की मिट्टी भी खारी है। गंगानगर, बीकानेर में भी सेम की समस्या है, कुछ जगह लूणकरण सर ऐसे कुछ जगह है बीकानेर, कोटा में भी ऐसी जगह, कोटा। ये जो क्षेत्र है देखिए यहाँ थोड़ा अलग अलग क्षेत्र है बताया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। बाड़मेर, जालोर, श्री गंगानगर, बीकानेर, कोटा, ये जो मिट्टी है लवणीय मिट्टी है। इसमें क्षारीय तत्वों व लवण की अधिकता होने के कारण यह भूमि कम उपजाऊ होती है। सिंपल सी बात है कि लवणीय मिट्टी है तो उपजाऊ भी कम होगी। इस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि इन मिट्टियों में विशेष तौर पे क्या था और कैसे कैसे उसमें कटाव आए या अपर्दन किस तरह से होता है, उसमें मुख्य बातें वो पढ़ेंगे। जो मुख्य बातें हैं इनकी देखिए, मृदा की ऊपरी सतह से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का कटाव या मृदा अपर्दन कहलाता है। यानी मिट्टी है इसका ऊपरी भाग, ऊपरी सतह है, वो क्या है किसी वजह से कटाव हो जाए या वहाँ से हटके आगे चली जाए, चाहे पानी से, चाहे हवा से, चाहे चादरी अपर्दन हो, किसी तरह से, तो ये कहलाता है मिट्टी का अपर्दन।
राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन होता है वायु अपरदन, यानी हवा से सबसे ज़्यादा अपरदन होता है वायु से। सर्वाधिक वायु अपरदन होता है जैसलमेर में, और न्यूनतम वायु अपरदन होता है धौलपुर में। यानी सबसे जो हवा चल रही है ज़्यादा वो जैसलमेर मान रहे हैं, इसलिए वायु अपरदन सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होता है और सबसे कम धौलपुर में। उसके बाद है अपरदन, मिट्टी का कटाव हो गया। ये अपरदन सर्वाधिक जल अपरदन की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, देखिए मिट्टी का कटाव है अपरदन कहलाता है। वायु अपरदन सर्वाधिक होता है जैसलमेर में और कम होता है धौलपुर में। उसके बाद में सर्वाधिक जल अपरदन, देखो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जिले है जो चंबल नदी, जहाँ पानी लगता है चंबल नदी का, यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ दक्षिण व पूर्वी जिलों में चंबल नदी पर अवनलिका अपरदन यानी जल अपरदन है, वो ये क्षेत्र है चंबल नदी वाला। चादरी अपरदन देखिए किसे कहते हैं, पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा के पानी से तेज बहाव से मिट्टी का कटाव, यानी पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा के पानी से तेज बहाव से मिट्टी का कटाव हो जाता है। देखो पर्वतीय यानी पहाड़ी प्रदेश है, उसमें क्या है जो मिट्टी कट के चली जाती है, तो वो है चादरी अपरदन। और सर्वाधिक चादरी अपरदन जहाँ जो पर्वत होंगे वहीं होगा, तो सर्वाधिक चादरी अपरदन है सिरोही में और न्यूनतम चादरी अपरदन है राजसमंद में। तो ये देखिए यहाँ जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें सिरोही है जिसमें सबसे ज़्यादा पर्वत मान सकते हैं हम, ऊंचाई वाले भी। तो यहाँ जो चादरी अपरदन होता है वो सिरोही के अंदर है सर्वाधिक, और न्यूनतम है राजसमंद के अंदर जो यहाँ आगे है। राजस्थान में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से लगाए गए हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि मिट्टी का अपरदन कम हो, तो वो है खेजड़ी वृक्ष, उसके बाद में इजरायली वृक्ष और सुलबुल का वृक्ष। ये अगर जहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा हो, या यूँ कहें कि अगर जहाँ जिस मिट्टी में इन पेड़ों की अधिकता है वहाँ इस तरह के अपरदन को रोका जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि जो उबड़ खाबड़ भूमि वो कहाँ है, धौलपुर में। उसके बाद में सवाई माधोपुर में, फिर एक करौली में। यानी बीहड़ भूमि है वो चंबल नदी का जो क्षेत्र है, यानी इस साइड में जो चंबल नदी का क्षेत्र है उसी में है, उसमें सबसे ज़्यादा है धौलपुर में, उसके बाद में सवाई माधोपुर में, उसके बाद में करौली में। यहीं पर ये जो क्षेत्र है वो बीहड़ भूमि का क्षेत्र है। अब बोलते हैं कि रेगिस्तान मार्च किसे कहते हैं। अब देखिए रेगिस्तान की मार्च या रेगिस्तान मार्च, जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो उसे रेगिस्तान की मार्च कहते हैं। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है आरपीएससी में कि रेगिस्तान मार्च किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का धीरे धीरे या जैसे भी आगे बढ़ना है वो रेगिस्तान मार्च कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आया है, भूरी दोमट मिट्टी किस नदी बेसिन की मिट्टी है, तो ये है लूणी बेसिन की मिट्टी। यानी लूणी जो नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, तो लूणी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ है भूरी दोमट मिट्टी। ये जो क्षेत्र है वहाँ है भूरी दोमट मिट्टी। मिट्टी की लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए उसमें डाला जाता है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट यानी मिट्टी है उसकी क्षारीयता लवणीयता है, वो उसको कम करने के लिए, उपजाऊ भूमि बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, रॉक फास्फेट। और रॉक फास्फेट राजस्थान में खनिज है वो झामर कोटड़ा उदयपुर में मिलता है। तो ये दोनों तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहें कि मिट्टी की लवणीयता की समस्या को कम करने तो क्या डाला जाता है, तो वो है रॉक फास्फेट। और ये पूछा जाए कि रॉक फास्फेट राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता कहाँ है, तो वो है झामर कोटड़ा उदयपुर में। उसके बाद में बात करते हैं मिट्टी की क्षारीयता की समस्या। देखिए यहाँ लवणीयता है और यहाँ क्षारीयता है, तो दोनों बात एक जैसी है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है और कुछ इसके अंदर जो खनिज डाले जाते हैं वो भी ध्यान रखना अलग अलग है। देखो मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और जिप्सम सर्वाधिक होता है नागौर के अंदर। और कुछ क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए ग्वार व ढेंची की फसल भी बोई जाती है ताकि मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके। पहले ग्वार और ढेंची की फसल की जाती है और उसी को उस मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को कम किया जाए और उसका उपजाऊपन अधिक बढ़ाया जा सके। भूरी रेतीली मिट्टी,
वो फास्फेट तत्व की अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में। किस मिट्टी में? भूरी रेतीली मिट्टी में फास्फेट तत्व की अधिकता पाई जाती है। और आगे बात करते हैं कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल भी बोई जाती है। देखो यहाँ बात कर रहे हैं कि फसल है या मिट्टी है, उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करें। तो देखिए उन्होंने कहा मिट्टी की लवणीयता की समस्या है तो वहाँ रॉक फास्फेट डालेंगे, और रॉक फास्फेट है झामरकोटला उदयपुर में। फिर कहते हैं कि मिट्टी की अगर क्षारीयता हो, क्षारीयता की समस्या है तो उसमें जिप्सम डालेंगे जो नागौर में सबसे ज़्यादा होती है। और क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए ग्वार और ढेंचे की फसल भी बोई जाती है ताकि मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाया जा सके। फिर है भूरी रेतीली मिट्टी, इसमें फास्फेट तत्व की अधिकता पाई जाती है। और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल भी बोई जाती है ताकि भूमि की उपजाऊपन को बढ़ाया जा सके। अब ये जो प्रश्न कई बार आया है कि खसरा क्या है, क्योंकि हम मिट्टियाँ पढ़ रही हैं तो इसमें क्या है कि कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। खसरा क्या है? ये भूमि का क्षेत्र होता है, यानी भूमि के क्षेत्र को खसरा बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।